हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दिसंबर 2015 का सेकंड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुरगाम से। कहा, प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष बिलासुरगाम। दक्षिण एशिया में कहा सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ खेती के प्रमाण मिले हैं बलूचिस्तान में मिले हैं। गेहूं जौ खेती बलूचिस्तान। जो सुमिलित नहीं है वो ये है मोहेंजोदड़ो, शवाधान R37, राखीगढ़ी मध्य शहर सही है, हड़प्पा शवाधान H सही है, और कालीबंगा में पुरुष और स्त्री का युग्म शवाधान मिला, ये भी सही है। बस मोहेंजोदड़ो ये सही नहीं है। जोड़ियां सम्मिलित करनी है, हड़प्पीय स्थल और पुरातात्विक अवशेष। तो मोहेंजोदड़ो में एक उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा में कांस्य रथ मिला है, लोथल में हाथी दांत का स्केल, और बनावली में पक्की मिट्टी का हल। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्न में से किस वैदिक देवता का आवाहन एशिया माइनर के बोगचकुई अभिलेख में है? तो इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण वैदिक देवता का आवाहन इसमें मिलता है। भारत में कहा भोजपत्र मतलब भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? भोजपत्र का जो साक्ष्य है वो श्रृंगवेरपुर में मिला है। भोजपत्र श्रृंगवेरपुर। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? तो पांड्य राज्य का उल्लेख इंडिका में आया हुआ है। कहां पर भारतीय महाउपद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? तो सिरकप में ये खोजा गया है। सिरकप में अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल। निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम का अध्यक्ष था? नक्कीरर था। नक्कीरर तृतीय संगम का अध्यक्ष नक्कीरर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया? कर्दमक शक। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पढ़ लेते हैं कि किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया? कर्दमक शक ने किया। बयाना निधि के समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के है चंद्रगुप्त एक के से स्कंदगुप्त तक। बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त एक से स्कंदगुप्त तक। निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? मंदसौर में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है। निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए? पल्लव ने अपने सिक्के जारी नहीं किए, बाकी चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल ने अपने सिक्के जारी किए। निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? तो कांची का शासक है समुद्रगुप्त से समकालीन विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से चेल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? उरेयूर ये सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, जो चोल का एक देश है उरेयूर। निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाना जाता था? तो समकालीन समाज की बुराइयां करने वाला था क्षेमेंद्र। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया? जियाउद्दीन बर्नी ने किया। नाट ए मोहम्मदी का संकलन जियाउद्दीन बर्नी। जोड़ियां सम्मिलित करनी है तो बर्बक मतलब क्या होगा? प्रबंधक होता है एक तरीके का बर्बक। वकील ए दर शाही महल का प्रमुख प्रभारी। सर ए जानदार अंगरक्षकों का मुखिया, और केवानी जो है वो खोमा ढोने वाला। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बर्बक जो है वो प्रबंधक होता है, वकील ए दर शाही महल का प्रमुख प्रभारी होता है, सर ए जानदार होता है अंगरक्षकों का मुखिया, और केवानी होता है खोमा ढोने वाला। कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं, बाकी पढ़ लेते हैं कि सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणाली या प्रणालियां परंतु ही तुरंत ही समाप्त नहीं हो गई, बल्कि वे कायम रही। हालांकि उनके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया।
उपद्रवी क्षेत्रों को मावास कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। उपद्रवी क्षेत्रों को मावास कहा जाता था, और ये रिपीट भी हो चुका है। और भू राजस्व के निर्धारण और उसकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफी मिलती जुलती है जिसे बाद में कनकूद कहा जाता था, ये भी रिपीट हो चुका है। उद्धरण किस लेखक का है कि यह हो सकता है कि भारतीय राज्यों में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों के नजदीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य तथा यूरोपीय एवं जापान के दूसरे राज्यों जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों के बीच का फर्क उतना ही बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयुक्त ढांचा नहीं दे पाती। ये बर्टल स्टाइन का मानना है। विजयनगर के लिए उसने लिखा था, मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत है, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असममित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मान सिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ है। ये बाबर ने मत व्यक्त किया है। किसे देखकर ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद उसने यह विचार व्यक्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन के आरंभिक 19 वर्षों के इतिहास का बयान करता है, जो कुतुबशाही दरबार के रोजनामचे की तरह है और उस समय के सामाजिक जीवन तथा प्रशासन पर प्रकाश डालता है। ये मिर्जा निजामुद्दीन अहमद का हकीकत उ सलातीन है। मुगलों के जमाने में बादशाह को तोहफे देने के लिए दो तरीके प्रचलित थे, पेशकश और नजर। औरंगजेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया। पेशकश और नजर को कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए। ये गलत है। फिर कौन सा सही है कि नकद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नजर कहा जाता है? सही है। राजकुमार द्वारा दिए जाने वाले तोहफों को नियाज कहा जाए, ठीक है, और अमीरों द्वारा दिए जाने वाले तोहफों को निसार। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, नजर, नियाज और निसार। नगद रूप में जो पेशकश होगी उसको नजर कहा जाएगा। राजकुमारों द्वारा दिए जाने वाले नियाज और अमीरों द्वारा निसार। मुगलों के जमाने में विकसित हुई तकनीकों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो बस ये सही नहीं है। तो बाकी पढ़ लेते कि वे वस्त्र जो सारी दुनिया में मशहूर थे, वह बिना बहुचक्रीय करघों की सहायता से तैयार किए जाते थे। समुद्री यात्राओं पर जाने वाले नौकाओं में एस्ट्रोलेब के अलावा और कोई आधुनिक समुद्री उपकरण नहीं होता था। यहाँ तक कि मशीनी काम के लिए सही खांचों वाले पेंच भी नहीं बनाए जाते थे। ये सही है, ये तीनों सही है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का अर्थ है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थ नहीं। जो सही नहीं वो ये है। अब बाकी पढ़ लेते हैं कि खालिसा शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था। जागीरों की लगातार अदला बदली होती रहती थी। ऐसा संभव था कि एक समय जो क्षेत्र खालिसा के अधीन हो उसे बाद में जहागीर में स्थलांतरित कर दिया जाए। मनसूबदारों के नगद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई थी को मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया? यह है समुद्री कोयला, सी कोल। मानुकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की है कि जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राष्ट्र को नष्ट करने की बात ठान लेता है, तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, महाशय, अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाजत दे दे तो मैं आपको इतने लाभ दूंगा। ये इजारादारी के बारे में बताया है। कौन सा सही नहीं जो ये है? बाकी पढ़ते हैं कि मोरलैंड ने मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान कृषि क्षेत्र के विस्तार के आधार पर लगाया है। ये सही है। मोरलैंड ने दक्षिण और दक्षिणी भारत की जनसंख्या का अनुमान नागरिक सैनिक अनुपात के आधार पर लगाया है। ये भी सही है। और अशोक की देसाई ने मुगलकालीन भारत की आबादी का अनुमान सकल तथा प्रति व्यक्ति भू राजस्व के आधार पर लगाया। ये भी सही है।
मुगल प्रशासन जो गोलकुंडा, बीजापुर और कर्नाटक तक फैलाने की कोशिशों ने उसे टूट के कगार पर ला दिया। शायद औरंगजेब को यह बेहतर सलाह दी जाती कि वह अपने सबसे बड़े छोटे शाहजहां की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उसने समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए, जो काफी दूर था और जिसका प्रबंधन मुश्किल था। ये सतीश चंद्र का विचार है। मुगल दरबार की तहजीब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये नहीं है। बाकी सत्य की दरबार की कार्यवाही के दौरान अमीरों को बैठने की इजाजत नहीं होती थी। औरंगजेब ने 1683 में एक आदेश जारी किया कि 2000 से नीचे स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फातिहा के बढ़े जाने का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा। औरंगजेब ने 1693 में यह आदेश जारी किया था कि अमीरों की पोशाक का रंग लाल नहीं होना चाहिए। ये सारे सही है, आखिरी को छोड़कर। कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ जहाँ मिफ्ताह उल फुजाला जैसे शब्दों कोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया? मालवा। अब ये भी रिपीट हो चुका है, देखते हैं। सबसे पहले आए पोर्तुगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश और फिर फ्रांसीसी। सी और डी सही है। किस बारे में? कर्नाटक में काउंट दी लेली के सैन्य अभियानों से संबंधित। तो भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना। कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ये पेशवा बाजीराव दो और मार्क्विस वेलेस्ली के बीच बेसेंट की संधि हुई। बाजीराव सेकंड और वेलेस्ली के बीच। 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जाति नहीं थी? भील नहीं थी, बाकी चुआर, होंच और मुंडा सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था? मुंताबलाम नहीं था, बाकी विलियम केयर थे, मार्शमैन थे और वार्ड थे। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से विरोधी नहीं थे। गाय के प्रति पूज्य भाव के वो विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने फिर मूर्ति पूजा का विरोध किया है, उन्होंने बहुदेवतावाद का विरोध किया है और सर्वेश्वरवाद का भी विरोध किया है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यविद नहीं था? चार्ल्स ग्रांड नहीं थे, बाकी कोलब्रुक, कैरी और प्रिंसेप्स ओरिएंटलिस्ट थे। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रचलित धन निष्क्रमण सिद्धांत का तत्व किसमें निहित था? भारत की एक तरफा निर्यात में धन निष्क्रमण निहित था। जोड़ियां लगानी है तो सामाजिक आंदोलन और उसके क्षेत्र के बारे में है। तो परमहंस मंडली जो है वो महाराष्ट्र में हुआ, कायस्थ सभा यूपी में, सरीन सभा पंजाब और श्री नारायण धर्म परिपालन सभा केरल। इसमें सब सही है। कुछ लोगों का विचार था कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई। समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक स्थितियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्ष, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देखते हैं। रहीमतुल्लाह सयानी जो है वो 1896 में अध्यक्ष रहे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1945 और नवाब सैयद मोहम्मद 1913 में। द इंडियन स्ट्रगल 1933-42 पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी हुई है, रिपीट है। इंडियन स्ट्रगल 1935-42 सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही का दिन, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया? वो 16 अगस्त 1946 है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। में से सबसे बड़े राज्यों में जून 1947 में ही स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी। ट्रावनकोर और भोपाल ने 47 में ही स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी। सबाल्टर्न स्कूल का एक विशिष्ट कथन, प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी, ये किसके द्वारा लिखा गया है?
प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी रंजित गुहा के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने माना कि जैसे कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की थी। ये फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा हुआ है। और आखिरी है ए और डी सही है। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन के बारे में। इसमें व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई और प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया था।